चुनाव आयोग ने आज जब तारीखों का ऐलान किया तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, यानी कि कोरोना को लेकर सख्त नियम इन 5 राज्यों जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो। चुनाव की तारीखों का किस तरह से आज हुआ है ऐलान, आगे चुनौतियां किस तरह से बढ़ने वाली हैं राजनेताओं की, क्योंकि घर घर सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली है जो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। आज किस तरह से अनाउंस किया इन 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का चुनाव आयोग ने, क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लकी डेट है, बहुत खास डेट है, तो हमें खुशी है इस बात की कि इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को चुनाव है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलेगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमारी नेता की क्रियाशीलता के आधार पर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली है। सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। अब तैयारी है रण की, तैयारी है फतेह की। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनमें यूपी में सभी 7 फेज में वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। यूपी में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी के अलावा मार्च में 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे। सभी फेज की 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसमें फैसला सामने आ जाएगा। The date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January, and the counting was on 11th, and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. हर पार्टी ने कमर कस ली है। हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है, उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से। इस बार मतदाताओं की संख्या बड़ी है। ऐसे में कोरोना और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया है। 690 विधानसभा सीट में 18.34 करोड़ मतदाता होंगे। इस बार 24.9 लाख मतदाता बढ़े हैं। वहीं 29% मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 1620 पोलिंग बूथ में सिर्फ महिला कर्मचारी रहेंगे।
नए नियम के साथ सियासी मैदान तैयार है। नए घमासान के साथ, नए मुद्दों के साथ तय होगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन अपना किला बचा पाती है, किसके दुर्ग में सेंध लगती है। आज तक ब्यूरो। सेंध मारने की कोशिशों में हर एक दल लगे हुए हैं, अपने अपने दावे और वायदे के साथ कि वही बना रहे हैं सरकार, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को करना है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद डबल इंजन की सरकार कैसे प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, इसका दावा किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। सुनिए। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनेगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ, इसका वो दावा करते हुए, लेकिन सत्ते पर सत्ता किसको मिलेगी? आपको बता दें, बीते 3 चुनावों की हम बात करें तो लगातार 7 चरणों में ही वो हो रहे हैं। इस बार का ऐलान भी वैसे ही किया गया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन 3 बार में लगातार सत्ता बदलती रही है। 2007 में बहन मायावती की सरकार बनी थी, 2012 में अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ी थी और 2017 में 325 सीटें जीतकर बीजेपी एनडीए ने कमल खिलाया था। लेकिन 2022 में क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनावी तारीखें सामने आते ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए। हर पार्टी के दिग्गजों ने एक सुर में जीत का दम भरा। किसी ने काम के दम पर दोबारा सत्ता में आने की बात कही तो कोई बदलाव वाला नारा दोहराता नजर आया। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक रूप से सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया है। 7 चरणों के मतदान के बाद 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि यूपी की जनता किसके साथ है। अब 7 चरणों में होने वाले चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है और कोरोना की पाबंदियों का पालन करते हुए सभी पार्टियां इसी हिसाब से अपना चुनावी प्लान बनाएंगी।
चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक यूपी में सत्ता की लड़ाई के शुरुआती 2 चरणों में मतदान उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर होगा जहां किसान आंदोलन के बाद से ही सियासत गर्म है। विरोधी दल इन सीटों पर बीजेपी को मात देने की तैयारी में लगे हैं। जयंत को सांस लेकर अखिलेश इस क्षेत्र में बीजेपी को मात देने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी नुकसान को कम से कम करने की कोशिश में है। यूपी में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासी समर का शंखनाद हो गया है, जिसमें हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। जो अपने घर से नहीं निकले थे, एसी रूम में कर बैठे थे और ट्वीट करते जा रहे थे, वो उनकी तो अंतिम तारीख पहले ही से निकल चुकी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ने वाले हैं और पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आचार संहिता लागू होते पोस्टर बैनर को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी रैलियां सभाओं पर भी आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसी सूरत में अब यूपी की चुनावी लड़ाई में डिजिटल प्रचार होगा। सत्ता पक्ष के हमले पर पलटवार और धारदार होगा। आज तक ब्यूरो। हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सामने आए। एक तरफ उन्होंने तेजी से साइकिल दौड़ाने की बात करते हुए अपनी सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। अखिलेश जी, पहले तो अनाउंसमेंट आज डेट्स की हो गई है। 10 मार्च को चुनाव का आखिरी दिन होगा, मतलब तो आप कैसे देख रहे हो? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और तारीखें आ गई हैं। इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि जो 15 जनवरी है उस दिन तक ही मतलब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद की रैलीज होंगी या नहीं होंगी। तो जो रैलीज का रुकना, आपका रथ चल रहा था, हर जिले में जा रहा था, हम लोग भी साथ साथ थे उसमें, तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा? क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से आपने आज पीसी में भी कहा कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी बड़ी पार्टी ऑब्वियसली, तो उसके पास ज्यादा माध्यम है सर्कुलेट करने की चीजें। आपने कहा कि आज डिमांड कर रहे हैं ईसी से कि कुछ फंड वगैरह ना केवल आपकी पार्टी को, अन्य दलों को भी दिया जाए, इसके बारे में बताइए। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिले। मान लीजिए चैनल्स हैं, मान लीजिए और किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, तो कम से कम रीजनल पार्टीज जिन पे संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और जहां तक नेशनल चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम बराबर स्पेस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उन्हें भी मिले। आप एक लेटर भी लिखने वाले हैं, इसी में कुछ अधिकारियों का भी आपने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का
काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। वर्चुअली कैसे अटैक करेगी समाजवादी पार्टी, ये लोग जानना चाहते हैं। बीजेपी का बहुत वोकल है, किस तरह से कर रहे हैं वो लोग। आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली, क्योंकि कोविड है और किसी को नहीं पता कितना डायनेमिक होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। आज भी लैपटॉप वही काम आए थे कोविड और कोरोना के समय पर जो समाजवादी पार्टी ने बांटे थे। आज तो नेटवर्क जो आज लखनऊ में है, जो जियो का नेटवर्क है, मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा जियो का नेटवर्क अब अगर कहीं फैला है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी सरकार में फैला था। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताजी लोग टीवी कैमरे के सामने आगे आकर अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किस तरह से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है, कुमार अभिषेक मेरे संवाददाता सहयोगी ने उनसे की है बातचीत, सुनिए। 10 मार्च को चुनाव का नतीजे आने हैं और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि 10 मार्च बीजेपी साफ। खास करके समाजवादी पार्टी ने अपना टैगलाइन दिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। मैं चुनाव आयोग का हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और 2022 का चुनाव देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो डबल इंजन की सरकार है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का नीचे गरीबों को लाभ हम पहुंचाए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त कानून का राज है, जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे और गरीब की सेवा करेंगे। दम से मैं कह सकता हूं इसलिए कि पहली बार 70 सालों के बाद और सपा बसपा ने 15 सालों तक इस राज को लूटा है, कांग्रेस ने लूटा 70। और फर्क साफ है, आप उनका गुंडागर्दी देख सकते हैं और योगी सरकार का नेतृत्व कानून का राज देख सकते हैं। उनके राज्य में बिजली कभी नहीं आता था, 3 जनपदों को बिजली मिलता था, मैं 24 घंटा बिजली दिया। और मेडिकल कॉलेज देखते हैं, गरीबों का कल्याण देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक गरीब को आवश्यकता क्या है, पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, गैस का कनेक्शन, और उसको जब कष्ट में हो तो राशन। आप दावे कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, 2022 में भी आप दोबारा जीत करके आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, चुनाव आयोग इस चीज को देखे कि 2022 के चुनाव में यह दुरुपयोग ना हो। सपा की गुंडागर्दी आपने देखा है, उनका पंचायत का चुनाव देखा है, प्रधानी जिला पंचायत सीधे लूट लिया था, इसलिए जनता ने उसको नकारा, तभी तो सत्ता के बाहर हुए। जबरदस्ती जो जीत रहे थे चुनाव, उनकी प्रधानी का छोड़ाकर दूसरे को प्रधानी का प्रमाण पत्र दे दिया, जिला पंचायत का प्रमाण पत्र दे दिया। बीजेपी में सब नहीं होता भाई, कानून का राज है। ये बताइए शासन में बताइए कि रैलियां जब चुनाव आयोग सख्त गाइडलाइन के साथ सामने आया है, वर्चुअल रैलियां कराना सबके लिए संभव नहीं है, बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए संभव है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, आखिर जब लोग कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तमाम पार्टियां उतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो वर्चुअल रैलियां कर सकें, लोगों से डिजिटली कनेक्ट हो सकें, तो उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। देखिए, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का हम सब पालन करेंगे और 100% पालन करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है, और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से, क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की, गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है, इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ है। 5 चुनावी राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर आपको बताते चले, तमाम गाइडलाइंस
तमाम सख्ती, तमाम पाबंदियां चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर 15 जनवरी तक के लिए कहा गया है ना आप रैली कर पाएंगे, ना आप जनसभा कर पाएंगे और घर घर जाकर सिर्फ 5 लोगों को ही मतदाताओं को लुभाने की दी गई है इजाजत। न पैदल यात्रा, न रोड शो, न रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत और न नुक्कड़ सभाएं। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर हमला किया है जो कोरोना काल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव वक्त पर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जरिए सुरक्षित चुनाव उनकी प्राथमिकता। ऐसे में रैलियों में भीड़ पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, साइकिल यात्रा, पद यात्रा पर रोक लगाई है। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली पर जोर देने की बात कही है। 15 जनवरी के बाद हालात को देखते हुए रैली के लिए स्थानीय प्रशासन से पार्टियों को इजाजत लेनी होगी। हालांकि अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से, क्योंकि ये लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो लोग केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की, गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है, इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ है। इतना ही नहीं, सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सभी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। वहीं 900 ऑब्जर्वर पूरी नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे और शराब पर भी चुनाव आयोग अपनी नजरें गड़ाए रहेगा। चुनाव में पैसे को खर्च करने को लेकर भी चुनाव आयोग ने नई लिमिट जारी की है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में यह खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन हो जाएगा। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. चुनाव आयोग ने काफी मंथन के बाद कोरोना को देखते हुए पूरा खाका तैयार किया है। सभी चुनाव कर्मियों को दोनों वैक्सीन लगानी होगी। वहीं हर मतदान केंद्र में सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी नहीं होगी। 690 विधानसभा सीट में मतदान के लिए 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। पोलिंग बूथ 16% तक बढ़ाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह सैनिटाइज होंगे। इतना ही नहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा की गई है। हर बूथ में 1250 मतदाता वोट डाल पाएंगे। मतदान के लिए 1 घंटे ज्यादा वक्त बढ़ाया गया है। वोटर्स को पहली बार चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि कोरोना को देखते हुए नियमों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसे लागू कराना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले चुनाव में रैलियों में भीड़ हो या फिर चुनावी कर्मियों की कोरोना से मौत, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में था। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन यकीनन चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौतियां यहीं से पैदा हो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, इन 5 राज्यों के चुनाव आखिर कब होंगे, तारीखों का ऐलान किस तरह से किया गया है और 10 मार्च को जब आएंगे नतीजे तो कौन होगा इन राज्यों का मुख्यमंत्री, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में जानिए।
तरीके से आज लगभग 1.5 घंटे तक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसमें 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। हम आपको 5 राज्यों की स्थिति दिखाएंगे, कौन कौन सी तारीख को कहां पर ऐलान हो रहा है, कहां पर मतदान हो रहा है। लेकिन मतगणना 10 मार्च को, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसके सर सजेगा ताज, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो ये 1 महीना होगा, ये सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम। और इस बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं लगातार कि जितने भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किए गए हैं, उनका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि डिजिटल रैलियां की जाएंगी, डोर टू डोर जो कैंपेन किए जा रहे हैं उस पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और जैसा कि अखिलेश यादव अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये केमिस्ट्री इस बार काम कर पाएगी या नहीं, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। और साथ ही जो इतिहास बताता है चित्रा, वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आ पाई है, तो क्या यह इतिहास बीजेपी बदल पाएगी, ये भी 10 मार्च को तय हो जाएगा। सीधे अब आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, वहां पर मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या मौजूद है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आपने बताया कि कुल मिलाकर यहां उत्तर प्रदेश में भी वापस से सत्ता नहीं आ पाई, यही हाल उत्तराखंड का भी रहा है। यहां पर भी सत्ता वापस से किसी को नहीं मिली है। क्या यहां पर बीजेपी वही कमाल कर पाएगी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, ये देखना होगा। हालांकि यहां पर टक्कर में अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन यहां देखिए, कुल 70 सीटें हैं। मतदान जो है वो 14 फरवरी को होने वाला है। और तो मतगणना जो है, यानी जीत किस पार्टी को मिली, कौन अपना परचम लहरा पाया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, जैसे इस बार उनकी सरकार है, कि अगली बार भी उनकी सरकार बनती है, या फिर कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल यहां पर कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी किस तरीके से उठापटक की स्थिति है। मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं हो पाया है, हरीश रावत अपना दमखम दिखा रहे हैं, दिल्ली तक मुलाकात करके आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गलती हो गई, मैंने नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल किया, यानी उनकी अगुवाई में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर अब बहुत तगड़ा यहां मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी रण पे उतर चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी वो अभी भी बरकरार रहने वाली है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात एक तरीके से कहिए, जो रैली को लेकर, कोरोना की स्थिति को देखकर ये कहा जा रहा था कि रैलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिलहाल रैलियों को टाल दिया गया, यानी रैलियां आप नहीं कर सकते, वर्चुअल रैली आप कर सकते हैं। पंजाब का भी जरा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद, वहां पर क्या स्थिति है गौरव? पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। पंजाब वैसे तो 14 फरवरी एक ही चरण में 117 सीटों पर मतदान होगा, तो ये आप अपना लगाव दिखाइए, प्यार दिखाइए, वोटिंग मशीन के साथ जाइए, वोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब इस बार किसको सत्ता में लेकर आएगा, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ अब तक तो शिरोमणि अकाली दल और उनके साथ बीजेपी, और पिछले चुनावों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पर अपना कदम बढ़ाया था। लेकिन इस बार बहुदलीय चुनाव पंजाब में होने वाले हैं। बहुदलीय चुनाव क्यों? क्योंकि समीकरण भी बदल रहे हैं, नेतृत्व लगभग हर पार्टी का बदल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ है। कांग्रेस में नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं। वही जहां आम आदमी पार्टी बात कर रही थी एक दलित मुख्यमंत्री को लाने का, तो कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना ही दिया है। आम आदमी पार्टी भी मालवा क्षेत्र में और उसके बाहर अपना वर्चस्व स्थापित करने की बहुत कोशिश कर रही है। तो बहुदलीय चुनाव यहां पर है। शिरोमणि अकाली दल पिछली बार अगर हम बात करें तो वो ये कहा था कि एक इमोशनल अपील थी सरदार प्रकाश सिंह बादल की, तो उससे वो चुनकर वापस आए। क्या कांग्रेस भी वापस आ पाएगी या बदलेगी स्थिति, ये पता चलेगा हमको 10 मार्च को जब मतगणना होगी। लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा। गोवा का क्या है हाल श्वेता?
बिल्कुल। तो गोवा की अगर हम बात करें, और ठीक गौरव ने कहा पंजाब में 14 तारीख को लोग अपना प्रेम दिखाएंगे किस पार्टी पर, ये तो देखने की बात होगी 10 तारीख को जबकि रिजल्ट सामने आएगा। तो वैलेंटाइंस डे, जाहिर सी बात है प्रेम दिवस, उस दिन पूरा देश मनाता है अलग अलग तरीके से, तो इस दिन वोटिंग भी यहां पर लोग करेंगे बड़े प्रेम से। और यहां पर आपको हम बता दें गोवा में, जो कि एक तरह से पार्टी प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है, टूरिस्ट यहां पर आते हैं बड़ी तादाद में, न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। तो 14 तारीख को यहां पर 14 फरवरी को मतदान होने वाला है। एक ही चरण में यहां पर मतदान होगा। 40 सीटें हैं विधानसभा की यहां पर, और 10 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा। इस बार जोर आजमाइश, आपको एक बात बता दें कि जोर आजमाइश यहां पर अरविंद केजरीवाल और टीएमसी भी खूब कर रही है। बीजेपी पहले ही सत्ता में है और कांग्रेस तो है ही, लेकिन देखना होगा कि लोगों का रुझान यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर टीएमसी की ओर जाता है या नहीं। चलिए अब जानते हैं हम मणिपुर का हाल हमारे सहयोगी सईद अंसारी से। बहुत धन्यवाद श्वेता। 60 सीटें मणिपुर विधानसभा की, 2 चरणों में यहां पर मतदान होना है, 27 फरवरी और 3 मार्च, बस खत्म, और 10 को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन ये वो मणिपुर है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके बारे में ये पूर्वोत्तर के राज्यों की बात ही कुछ ऐसी है कि वहां पर कम चर्चा की जाती है, और इसी वजह से 2 चरण जो है यहां पर मणिपुर में होंगे। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बच चुका है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। मौजूदा सरकार कितनी तैयार है? बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। धामी जी, कितनी तैयारी है आपकी 14 फरवरी के लिए? नहीं, पूरी तैयारी है, और अच्छा मतदान हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, जो कि लोकतंत्र का उत्सव है, और लोकतंत्र के उत्सव के लिए उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा परिस्थितियां कठिन हैं क्योंकि इस समय में कोरोना महामारी पूरी तरह से फैली हुई है, इसलिए हमने अभी निर्णय भी लिया था कि 15 तारीख तक हम सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, उन आयोजनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित हमने किया है। कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने के जो भी संबंधित को निर्देश हैं वो भी निर्देश भी किए हैं। और चुनाव आयोग चूंकि आज से उनके निर्देशों के क्रम में अब आगे का चुनाव संपन्न होना है, तो जो भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइंस के आधार पर हम सब तैयार हैं। आपका जो खासतौर से आपका कार्यकाल रहा पिछले 5 महीने का, आपको लगातार अपने ताबड़तोड़ फैसले किए, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर अब आप जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, देखिए, हमने सभी क्षेत्रों में फैसले लिए हैं, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, चाहे हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हों, और चाहे हमारे सामान्य वर्ग के गरीब मजदूर हों, हर वर्ग के लिए हमने फैसले लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में देश के अंदर तो बहुत काम हुए ही हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो विशेष रूप से उन्होंने यहाँ के लिए अभी पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, और सभी धरातल पर उतर रही हैं, कुछ पर पूरी भी हो चुकी हैं। उन सभी मुद्दों को हम लेकर जाएंगे, और हमारा एक ही नारा देना चाहता हूं कि किया है, करती है, करेगी, और सिर्फ भाजपा करेगी। लेकिन जो विपक्षी पार्टी खासतौर कांग्रेस, वो लगातार हमलावर है। हरीश रावत प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, आप पर कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री आपको बदलने पड़े हैं यहाँ पर बीजेपी को। देखिए, विपक्ष केवल मैं कहूँ तो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रावत जी जिस प्रकार के बयान उनके आ रहे हैं, आज उन्होंने, मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी तय करेंगी या बाबा केदार तय करेंगे। अब वो सोनिया गांधी की तुलना हमारे देवादिदेव बाबा केदार से करने लगे हैं, तो उनका मानसिक स्तर या मानसिक संतुलन कहाँ जा रहा होगा, आप स्वयं इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको लगता है कि चुनौती किससे रहेगी आपके यहाँ पर, पार्टी के तौर पर देखें, मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, और इस बार हमने नारा दिया है, हमारी पार्टी ने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, और हम पहले से ज्यादा बहुमत से आने वाले हैं, और लक्ष्मी के वाहन कमल को चुनेगी, न कि काले हाथ को चुनेगी इस बार भाजपा, इस बार यहाँ की जनता। एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, लगातार लोगों को कई चीजें फ्री में देने की बात कर रही है, उसको कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं?
नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, यहाँ राष्ट्रभक्त लोग हैं, यहाँ स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ मेहनती लोग हैं, वो काम करना जानते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ना वो काले हाथ को चुनेगी, ना झाड़ू को चुनेगी, सिर्फ लक्ष्मी जी के वाहन कमल को चुनेगी।